स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कितनी ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। आया कि ये बात ठीक है, गलत है, या आधी ठीक आधी गलत है, इसके बारे में क्या है। करंट अफेयर सीएसएस का, पाकिस्तान अफेयर सीएसएस का, पीएमएस पंजाब का या दूसरे सूबों का जो है उसका पाकिस्तान स्टडी का पेपर, और सीएसएस का इंग्लिश, ऐसे इनके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कौन कौन से चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे मैंने आउटलाइन भी दी हुई है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊँगा इस टॉपिक का, उसके बाद मैं अंडरस्टैंड आपको समझ बताऊँगा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आपस में लिंक क्या है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे वो बताऊँगा। चौथे नंबर पर मैं बताऊँगा कि हाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हर्डल, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कैसे हर्डल क्रिएट करती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कैसे हर्डल क्रिएट्स करती है। उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्यों मैंडेटरी है। तो उसके सेकंड लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है कंट्री के अंदर, उसका फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और लास्ट में मैं आपके साथ करूंगा कंक्लूजन करके तो आज का हमारा लेक्चर जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जो है इसको मैंने कम्प्रिहेंसिवली लिखा हुआ है, तो कोशिश करता हूँ कि इसी को स्टडी कर लूँ, और बाकी जो है उनकी मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, तो उससे जो है आपको मैं डिस्कस करके बता दूंगा। इंट्रोडक्शन ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो पहले फिक्र में आपने बता दिया है, इज़ जो उसने सवाल पूछा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, तो पहली लाइन में भी आपने बता दिया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री कैन नॉट बिकम इकोनॉमिकली स्टेबल बिकॉज इन दिस सिचुएशंस, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री होता है उसके अंदर लीडर्स जो हैं वो जेन्युइन रिफॉर्म्स नहीं करते। लीडर्स आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं अपनी मशहूरी के लिए, जो रिफॉर्म्स नहीं करते इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए। डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट, इस हकीकत को जाने के बावजूद हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो हमेशा से अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी का शिकार है। इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स, सियासी हवाले से जो है वो बड़ी इंस्टेबिलिटी का शिकार है, जिस इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी कंट्री की इकॉनमी जो है वो बुरी तरह सफ़र कर रही है। तो इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट एंड फिगर है, रिपोर्ट है कि आईएमएफ के मुताबिक 113 कंट्रीज़ का 1950 से 1982 तक डाटा इकट्ठा किया गया है। वो 113 कंट्री जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है। तो उसका आईएमएफ रिपोर्ट ने ये नतीजा निकाला है कि उन ममालिक के दुनिया में जीडीपी ग्रोथ रेट लो है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी टर्म कंप्लीट किए बगैर फ्रीक्वेंटली कोलैप्स कर जाती हैं, जिनमें डिक्टेटरशिप हो सकती है, उनकी अपनी करप्शन हो सकती है, मिलिट्री कू हो सकता है, या कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि आवर कंट्री पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम वेयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड ऑलरेडी पुअर इकॉनमी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जैसे पुअर इकॉनमी को इफेक्ट किया तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज पैदा हुए। तो इन्फ्लेशन हुआ, पॉवर्टी हुई, रुपी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, फॉरेन डेट बढ़े, एफडीआई भी कम हो जाती है। ज़ाहिर है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो एफडीआई कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इस वक्त जो मैंने आपको सारे इश्यूज बताए हैं, इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन का, करप्शन का, पॉवर्टी का, करेंसी डेप्रिसिएशन और फॉरेन डेट और जो एफडीआई है, वो सारी चीज़ें कंट्री की बेहतर होंगी। तो क्योंकि इसलिए बेहतर होंगी क्योंकि कंट्रीज़ जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है ये 5 साल के लिए कहीं नहीं जा रही, कंट्री में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आनी, तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेवरल मेजर्स कैन बी टेकन टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें आपने कुछ मेजर्स के नाम बता देने हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर अमंग स्टेट पिलर्स नीड टू बी फॉलोड प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली न्यूट्रल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो शुड बी केप्ट अहेड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट से। तो आपने इसके बाद एक कोटेशन लिख देनी है, रे जोवानोविच हैं, उन्होंने कहा कि विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देयर कैन बी नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट्स द बॉटम लाइन। ये जो है
आपने इसको लिख देना है। सेकंड पे मैं आपके साथ बताता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जैसे ही कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो कंट्री में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जैसे ही कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो उसमें जो है इन्वेस्टर्स आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को ट्रस्ट होगा, उनको यकीन होगा कि अगले 3, 4 या 5 साल के लिए यही गवर्नमेंट है, तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। जैसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी या आपका या गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को यकीन होगा कि अगले 4, 5 साल वो रहेगी, तो उस हिसाब से वो डैम बनवाएगी या मोटरवे बनवाएगी या नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेगी। तो अपने उसी हिसाब से जो है गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जैसे ही रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा तो इकॉनमी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है जब रेवेन्यू आएगा तो इकॉनमी बेहतर होगी। इसके बरक्स अगर पॉलिटिकल अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट अपने टर्म कंप्लीट नहीं करती, तो उसमें पहली बात तो यह है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई ये गवर्नमेंट कल गई आज गई, अगली गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी। तो इस तरह फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेता किसी भी बिजनेस करने के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर पॉलिटिकल इनस्टेबल इन्वायरमेंट में रिस्क नहीं लेगा तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इकॉनमी जो है इनस्टेबल हो जाएगी। तो ये इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक्चुअल है। उसके बाद आपने करंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो आपने करंट जो मौजूदा सिनेरियो इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है कि मौजूदा सिनेरियो में पिछले जब से पीटीआई गवर्नमेंट गई है तो क्या कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पहले विफाक की गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई है अपने टर्म कंप्लीट किए बगैर, फिर जो है पंजाब की चेंज हुई है, कश्मीर की चेंज हुई है, पंजाब की चेंज हुई है, उसके बाद कश्मीर की चेंज हुई है, उसके बाद केपी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, दोबारा इलेक्शन नहीं हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं, जलसे हुए हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से जो है वो कंट्री की इकॉनमी पे कितना इसका इम्पैक्ट आया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट्स हर्डल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कैसे हर्डल क्रिएट्स करती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होगी वो जो है पॉलिसी चेंज करेगी, क्योंकि जैसे पीटीआई गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसी थी, उससे पहले नवाज शरीफ की कुछ थी, फिर शाहिद खकान अब्बासी आया तो उसकी थोड़ी सी चेंज हुई, अब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उसकी कुछ पॉलिसी थी, अब निगरान गवर्नमेंट है तो उसकी कुछ, तो फ्रीक्वेंट चेंज होता है पॉलिसी में। दूसरे नंबर पे इसमें कैबिनेट चेंज होती है, पीएम चेंज होता है। ज़ाहिर है जब सारा स्ट्रक्चर चेंज होता है गवर्नमेंट का तो उससे डिस्टर्बेंस होती है, अपनी हर्डल क्रिएट होती है। इसके बाद इट डिटर मैनी कंट्रीज फ्राम सपोर्टिंग इनोवेटिव एक्टिविटीज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो चौथे नंबर पे जो है इट प्रिवेंट्स पॉलिटिकल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि जो गवर्नमेंट जो है थोड़े अरसे के लिए आएगी, उसको लग रहा है कि वो अपनी टेन्योर मुकम्मल नहीं करेगी, तो वो गवर्नमेंट जेन्युइन रिफॉर्म नहीं करेगी इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए। वो गवर्नमेंट जो है हमेशा कोशिश करेगी कि नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएँ, कोई अपनी फट्टी लगा दी जाए, कोई अपनी मशहूरी कर दी जाए, तो इन चीज़ों पे तवज्जो देगी, जिस वजह से इकॉनमी जो है वो हर्डल होगी। फॉरेन लोन इज़ डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो फॉरेन लोन जो है वो भी उन्हीं कंट्री को इजीली मिलता है जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट हो। जैसा कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट को लोन मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि पीटीआई की गवर्नमेंट ही चली गई है, तो अगला लोन लेने के लिए फिर आईएमएफ ने आपने इस दफ़ा देखा होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो एश्योरेंस ली है, तो इमरान खान से भी साइन हुए थे। तो उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरह हर्डल क्रिएट करती है कि इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, एफडीआई डिक्रीज होती है, क्योंकि मुल्क में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है, जेन्युइन रिफॉर्म्स नहीं टेक प्लेस होते, पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होती। ये सारी चीज़ें तकरीबन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं पहले। अब मैं आपको बताता हूँ वाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मॉनिटरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, जब गवर्नमेंट पक्की होगी यानी उसको पता होगा कि अपने टर्म पूरी करेगी, तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी करेगी, और इंस्टीट्यूशंस की जो है एफिशिएंसी जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर करेगी। ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट फ्री माइंड होगी, उसको पता होगा कि उसने अपनी टर्म पूरी करनी है, तो फिर उसकी तवज्जो जो होगी वो इकॉनमी या दूसरे इश्यूज पर होगी। इसके बरक्स अगर किसी गवर्नमेंट को ये पता हो कि उसने कुछ अर्सा रहना है, तो वो अपने पेज बचाव की कोशिश करेगी। तो इसी तरह जो इंस्टीट्यूशन है उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है।
इसके अलावा जेन्युइन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, रुपी डेप्रिसिएशन कंट्रोल हो। ये उसके अलावा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिल्ड द कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी, ये चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। ये जो मैंने आपके साथ एक और ऐसे डिस्कस किया है ना, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैंने काजेस, कंसिक्वेंसेस और सोल्यूशन बताए थे। उसके अलावा उसका इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन के साथ हिस्टोरिकल ओवरव्यू और लास्ट में कंक्लूजन बताया था। और ये ऐसे भी चूँकि इकोनॉमी रिलेटेड है, ये टॉपिक भी इकोनॉमी रिलेटेड है, तो आप उसको भी सुनेंगे या इसको सुनेंगे, दोनों को जब सुनेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर होगा, तो आपका जो नॉलेज है, बेस नॉलेज, वो बेहतर होगी। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।